तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ना बहुत ही ज्यादा अलग होगी क्योंकि मैं ना आप लोगों के ना कुछ ना क्वेश्चंस के ना आंसर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा भी ना करूं। पहला जो मेरा क्वेश्चन है मैं एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ। बहुत से जो परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के फैन है ना वो ये कह रहे हैं कि यार ये जो स्टूडियो वाले ना परफेक्ट वर्ल्ड की ये भी एक नंबर वाली कमीने बंदी है जो हो लिंगर के साथ ना जो भी रोमांटिक सीन होता है ना शिया का उसको जरूर दिखाते हैं और बाकी के रोमांटिक सीन्स को ना जरा बहुत कट कर देते हैं या फिर ना उनको ना जरा दबा के दिखाते हैं। तो इन सबको करने की रीजन क्या है? तो दोस्तों इन सबको करने की और कोई रीजन नहीं है, जो बीटीएस की रीजन है वही इसी की रीजन है। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडियो है ना वो ना एक ही मेन फीमेल लीड दिखाना चाहते हैं बार बार, और वो ना हमारे मेन लीड के दो दो मेन फीमेल लीड नहीं दिखाना चाहते। इस वजह से ना वो ज्यादातर ना बाकी की जो मेन फीमेल लीड्स होते हैं ना उनके सीन कट करते रहते हैं और जिस फीमेल लीड को ना वो मेन फीमेल लीड के तौर पर दिखाना चाहते हैं ना उसी के ज्यादा सीन दिखाते हैं। और यही हरकत ना ज्यादातर ना जो पॉपुलर डोंगो है ना वही करते हैं। और बहुत से ऐसे पॉपुलर डोंगो भी है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं मगर वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों हर स्टूडियो ना अपने हिसाब से ही चल रहा होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, खास तौर पे रोमांस के और अडल्ट कंटेंट से रिलेटेड। वैसे तो जो रोमांस और ना किसिंग वाले सीन है वो चाइना की पॉलिसी के अंदर दिखाना अलाउ है, मगर ये जो स्टूडियो है ना ये ना पैसे बचाने के लिए ना इन सीन्स को ना जानबूझ के कट करते रहते हैं। इस तरह से हो सकता है फ्यूचर में आप लोग को आपके जो फेवरेट डोंगा है उनके अंदर भी अक्सर ये देखने को इशू मिल जाए, मगर ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कम डोंगा के अंदर ही हम लोग को इशू देखने को मिलेगा। और बात रही मेन फीमेल लीड की, तो मुझे ये लगता है कि परफेक्ट वर्ल्ड का स्टूडियो ये हरकत करेगा। जो बाकी की जो दो लड़कियां ना वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन फीमेल कैरेक्टर है। इस वजह से ना कभी भी जो स्टूडियो है ना उनका रिलेशनशिप ना हमारे मेन लीड के साथ कट ही नहीं कर सकता। उसको हर वक्त में ना उनको वाइफ के तौर पे ही दिखाना होगा हमारे मेन लीड के, क्योंकि जो युनजी और ना जो योचा ना वो भी इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जितना हु लिंगर है। और एक सवाल ना मेरी कल की वीडियो से रिलेटेड भी, अगेन ऑफ द गॉड से रिलेटेड, वहां पे ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि युनजी की जो वाइफ मर जाती है क्या युनजी उनको दोबारा रिवाइव करता है? हाँ दोस्तों, युनजी अपनी हर एक वाइफ को दोबारा रिवाइव करता है और कुछ वाइफ तो खुद ब खुद भी हो जाती है। इसके अलावा मूव वाइन से रिलेटेड भी ये सवाल था, क्या आगे चल के जो मूव वाइन है वो भी रिवाइव होगी? और उसकी जर्नी बताओ कि आखिरकार वो कैसे रिवाइव होती है और कैसे जाके दोबारा युनची से मिल पाती है। तो दोस्तों एक दिन मैं इसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी इसके ऊपर नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बारी बारी चलूं और हर एक डोंगा के ऊपर कोई ना कोई वीडियो लास्ट में बनाऊं। अगला जो सवाल है वो है एशियन वॉर फॉल डोंगा से। तो दोस्तों इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितनी मेन फीमेल लीड देखने को मिलेंगी। भाई मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर ना हमें ना रोमांस के सीन कम ही देखने को मिलेंगे, मगर फिर भी हम लोग को ना 3 से 4 मेन फीमेल लीड देखने को आराम से मिल जाएंगे डोंगा के अंदर भी। एक सवाल है वन स्टेप टू ओवर फ्रीडम से। तो दोस्तों इसके अंदर भी ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर हमें कितनी मेन फीमेल लीड देखने को मिलती है। वैसे तो इसके ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, मगर आप लोग ना 3 या 4 बीवियां तो कंफर्म समझ ही लो, क्योंकि जब मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था ना तो उस वक्त कम से कम ना 1 या 2 बीवियां हमें कंफर्म बता दी गई थी, बल्कि 3 बीवियां कंफर्म कर दी गई थी और एक बीवी अब भी थी जो कंफर्म नहीं हुई। आगे चल के ना वक्त के साथ साथ वो भी कंफर्म कर दिया उन लोगों ने। एक सवाल है एब्सोल्यूट रेजोनेंस डोंगा से रिलेटेड भी है कि यार ये कब आएगा। तो भाई लोगों मुझे लगता है कि इसके अंदर ना अब भी ना हम लोग ना 2 या 3 महीने से जरा ऊपर लग ही जाएंगे, और ये मैं अभी अपनी तरफ से बता रहा हूँ, स्टूडियो ने तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया। और वैसे ही मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इसके अंदर ना हम लोग को कोई भी बीटीएच का रेफरेंस देखने को मिलेगा भी नहीं। आगे चल के जब इसकी स्टोरी लाइन ना और डोंगो के साथ कनेक्ट होगी ना फिर हम लोग को ना बीटीएच और या फिर मार्शल यूनिवर्स हो गया या फिर ना ग्रेट रूलर हो गया, फिर जाके इनके रेफरेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी ना जो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो डोंगो है ना इसके अंदर हम लोग को ना कोई भी रेफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते थे कि यार ये जो युनची कमीना इसकी इतनी सारी वाइफ है मगर सिर्फ बच्चे 2 ही है, इसके ज्यादा बच्चे क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसकी जो बड़ी रीजन है वो है ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन। युनची अभी तक ना उस ब्लड लाइन को ना पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सका, और जो ड्रैगन होते हैं ना इनके जो बच्चे होते हैं कई हजारों सालों बाद जाके कोई एक कद पैदा होता है, लेकिन जो युनची है वो अभी तक ना अपनी ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और इसके अलावा जो युनची है ना उसकी जो क्रिएशन गॉड की जो ब्लड लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन है। इधर क्रिएशन गॉड से मेरा मतलब ना एंसेस्टर क्रिएशन गॉड नहीं है, बल्कि जो हीरोटिक क्रिएशन गॉड है ना उससे मेरा मतलब है। जब तक ना युनची अपनी सारी पावर्स या अपनी क्रिएशंस की पावर्स को ना सही तरीके से कंट्रोल करना नहीं सीख सकता ना तब तक ना जो युनची है ना इसके जो बच्चे उनको पैदा होते बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है या फिर मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि युनची के पास जितनी भी जो ब्लड लाइन है ना वो किसी भी एक आम बंदे की या फिर किसी पावरफुल किंग की नहीं है, बल्कि जितने भी जो गॉड्स है ना उनकी ब्लड लाइन है। इस तरह से युनची की जो ब्लड लाइन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से ना ये ऐसे ही किसी और के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती आसानी से। लेकिन अगर आप लोग आपका जो नॉवल पढ़ोगे ना यहाँ पे ना अगर जो युनची है ना वो आराम से अपने और बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि युनची का बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल आ चुका है अपनी ना जो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है इस पे, और इसके अलावा ना और भी जो ब्लड लाइन है उस पे। अभी भी जो हीरोटिक क्रिएशन गॉड है उसकी ब्लड लाइन पे इसका जरा भी कंट्रोल सही से नहीं आया। हाँ ये अलग बात है कि वक्त के साथ साथ ना जो युनची है ना वो अपनी ब्लड लाइन को कंट्रोल करना सीख भी रहा है अभी, क्योंकि अगर देखा जाए ना जो चोयोचन है उसकी बारी ना युनची के पास ना जो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है वो अभी तक नहीं आई थी। जब उसके साथ कांड हो जाता है ना फिर जाके ना युनची के पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन आती है, और युनची की जो दूसरी बेटी होती है वो खुद एक ड्रैगन गॉड की जो
जो बेटी है ना उसके साथ ही होती है। और जाहिर सी बात है वो ड्रैगन गॉड की बेटी है। और इसके अलावा ना शिनजी बहुत ही ज्यादा पुरानी एज की भी है, इस वजह से ना वो अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन पे ना बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल रखती है। मगर अब भी ना जो युनची है ना वो बिल्कुल न्यू है, इस वजह से ना उसका जरा भी कंट्रोल नहीं है। इस वजह से ना जब ना युनची और शिनजी की जब बेटी पैदा होती है ना, इसमें ना शिनजी की मर्जी होती है और शिनजी जो होती है वो ना इस बेटी को पैदा कर पाती है। और जो युनची होता है उसको तो पता ही नहीं चलता कि उसकी और शिनजी की एक बेटी भी है, क्योंकि जो युनची होता है वो फौरन से वहां पे चला जाता है और जो शिनजी है वो ना कई अर्से बाद जाके प्रेग्नेंट होती है। तो इस वजह से हम लोग को पता चलता है कि जिसकी जो ब्लड लाइन है वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, उसके जो बच्चे पैदा होते हैं वो उतनी ज्यादा देर से होते हैं, क्योंकि उनकी जो एज होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, यानी बढ़ती जा रही होती है। इस वजह से जाहिर सी बात है जब एज बढ़ती जा रही होती है तो जो बच्चे होते हैं उनको ही पैदा होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी युनची की एज कितनी ज्यादा है, इसकी जो एज है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम है। अगर अभी का जो नॉवल देखे ना, बिल्कुल अभी का, इसमें युनची की एज 40 साल है। और जब युनची के जो बाकी के जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उस वक्त में युनची की एज 30 ईयर थी या 30 ईयर से भी नीचे थी, यानी कोई 25 या 26 थी। और जो युनची की जो पहली बेटी जब पैदा हुई थी ना उस वक्त जो युनची की एज है वो 20 ईयर सारी थी। वैसे ऑथर ने खुद भी कंफर्म किया कि आगे चल के ना हम लोग युनची के और भी बच्चे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग ये पूछे ना कि यार आखिर करना गिनेस द गॉड का जो सीजन 2 है वो कब आएगा, तो भाई लोगों आप फिक्र ना करो, आप लोग को इसी साल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ लोग ना वर्ल्ड डिफाइंड डान गॉड का जो नॉवल है और उसका जो डोंगवा है ना उसके बारे में कोई डिटेल मांग रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वर्ल्ड डिफाइंड डान गॉड जो डोंगवा है ना इसको आने में ना और भी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि इस साल के एंड में या अगले साल की शुरुआत में आए। अगर इसकी नॉवल की बात करें तो इसका नॉवल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और बात करूं अगर मैं इसके मांगा की, तो दोस्तों इसका जो मांगा है ना अभी ना सिर्फ उसका ना वॉल्यूम 1 नहीं आया, उसके आगे और कोई भी वॉल्यूम नहीं आया। और वहाँ पे जो वॉल्यूम 1 है ना वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा होगा अपने थर्ड चैनल पे। जैसे इसके और वॉल्यूम्स आएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा अपने थर्ड चैनल पे साथ साथ। अब एक सवाल बीटीटीएच से भी है, क्योंकि दोस्तों बीटीटीएच से ना लोग बहुत ही ज्यादा कम सवाल पूछते हैं और कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि बीटीटीएच की जो स्टोरी है ना बहुत से लोगों ने एक्सप्लेन पहले ही करके रख दी है। इस वजह से लोगों को ना इसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन कुछ जो छोटे मोटे सवालों के जो जवाब होते हैं ना वो उनको नहीं मिलते। तो दोस्तों एक भाई ने ये सवाल किया, यार अगर हुन टियांडी को पहले ही पता लग चुका था जो ज़ो है ना उसी के पास टूशी एशियन गॉड जेड है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से पावरफुल हो रहा है, और इसके अलावा ना उसने अपना जो मास्टर है ना उसको भी उसी ने छुड़वाया है, तब जो हुन टियांडी है वो खुद ही आ जाता है ज़ोयान को लुढ़काने के लिए, उसके लिए तो एक चुटकी का खेल भी नहीं था, तब वो क्यों नहीं आया पहले ही। अब बहुत से लोग इसका जवाब ऐसे भी देंगे कि यार नहीं गू क्लैन की वजह से नहीं आया, क्योंकि जो वुनर का फादर उसकी नफर थी ज़ोयान पे, इस वजह से जो हुन टियांडी उसने ज़ोयान को कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों इसका कोई भी मायने नहीं बनता और ना इसका कोई मतलब बन रहा है, क्योंकि हुन टियांडी वो कमीना है जिसने 2 एशियन क्लैन को गू क्लैन के सामने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और गू क्लैन को पता भी नहीं चला कि किसने डिस्ट्रॉय किया है। उल्टा सबका जो शक है वो ना गू क्लैन पे ही आ गया है, और हाल फॉल जैसा क्लैन भी बना के हुन क्लैन ने रखा हुआ है, तब भी गू क्लैन कुछ भी नहीं करा, चुपचाप खड़ा है। तो हुन टियांडी को ये भी अच्छे से पता है जो हुन टियांडी वो जो कुछ मर्जी करता रहे, जो गू क्लैन है ना वो कभी भी हुन क्लैन से लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अंदर से ना गू क्लैन को भी अच्छे से पता है कि वो हुन क्लैन से जीत नहीं सकते, क्योंकि हुन क्लैन के अंदर ना कई सारे जो पावरफुल वोदले फिर छुपे पड़े हैं। तो जो गू क्लैन है वो तो बिल्कुल भी रीजन नहीं है कि वो ज़ोयान को मारने के लिए नहीं आ रहा था। असल मेरा जो रीजन है वो यही है कि जो हुन टियांडी उसको खुद में ही बड़ी आकड़ थी, उसको लगता था कि ज़ोयान जैसे कमीने बंदे को मारने के लिए, जो एक छोटे से क्लैन का बंदा उसको मारने के लिए मैं खुद आऊँ, इस वजह से ना वो ज़ोयान को मारने के लिए कभी खुद आता ही था, और ना ही वो कभी ना ज़ोयान को कोई बड़ा खतरा भी समझता था। उसको लगता था कि वह कितना पावरफुल हो जाएगा, एक ना एक दिन मैं लुढ़का ही दूंगा। इस वजह से ना वो ना ज़ोयान की तरफ ना कोई खास तवज्जो ही नहीं देता, मगर एंड में ना जो ज़ोयान तो वही पकड़ के उसको लंबा करके मारता है। इसके अलावा ना एक सवाल ये भी था कि जो परफेक्ट वर्ल्ड है क्या इसके अंदर ना और कोई भी रिलम नहीं है, तो भाई इसके अंदर और भी कई सारे रिलम है, अपर रिलम से भी अपर रिलम आती है, और गोल्ड रिलम जैसी जगह भी परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के अंदर बिलोंग करती है, जो हम लोग को ना आगे की ना कई नॉवलों के अंदर देखने को मिल भी जाएंगी। आप लोग जो परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के अंदर जो लैंड देख रहे हो, ऊपर वाला रिलम देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के आप लोग को और भी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक भाई ने मुझसे यही पूछा था कि यार ये जो ज़ोमू है, हम लोगों ने एक आगे चल के स्टोरी है जहाँ पे ना ज़ोमू नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, क्या वो ज़ोयान और वुनर का ग्रैंडसन है? हाँ भाई ये ना ज़ोयान और वुनर का ग्रैंडसन है, जो हम लोग को ना आगे चल के जो हेवनली लिस्ट है ना उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा ना इनका एक अलग से नॉवल भी है, जहाँ पर ना जो ज़ोमू है वो मेन लीड तो नहीं है, उधर मेन लीड कहीं और है, मगर उसके अंदर ना हम लोग को ना ज़ोमू को भी दिखाया जाता है। और अगर हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे ना, बैकग्राउंड में ना ज़ोयान और जो वुनर है वो इसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी है, और उस अपना जो ज़ोयान होता है वो ना जो पूरा का पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड होता है, इसके जो 3 मोस्ट पावरफुल इंसान होते हैं उनमें से एक होता है। अभी आप लोग को सिर्फ ज़ोमू के बारे में पता है, लेकिन मैं आप लोग को और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर बता सकता हूँ जो लिंग डोंग के भी ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है, और इसके अलावा ना जो मूच है ना उसके भी ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हम लोग को आगे देखने को मिलेंगे। आगे क्या बल्कि इसी नॉवल के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। हेवनली लिस्ट के अंदर इनकी बहुत सी डिटेल पड़ी है। मैं आप सोच रहा हूँ मैं अपनी जो अगली वीडियो है ना वो ना हेवनली लिस्ट के ऊपर ही बनाऊं, तो उसके अंदर मैं जो भी डिटेल है ना वो मैं आप लोग को ना हल्का करके देता रहूंगा साथ साथ। इसके अलावा ना एक भाई ने कहा था कि यार ऐसा
ऐसा बताओ कि ऐसी कौन सी पावर है जो हर पावर से ऊपर हो और उस पावर का मुकाबला कोई भी ना कर सके। तो दोस्तों ऐसी दो पावर्स हैं जो इस टाइम ना सब पावर्स में से ना ऊपर आती है, यहाँ तक कि डार्क और लाइट पावर से भी ऊपर आती है। एक है क्रिएशन की पावर और एक है नथिंगनेस की पावर। नथिंगनेस की पावर आप लोग ऐसे समझ लो जैसे ड्रैगन बॉल्स का जो विनो है ना, जो किसी को भी अपने एक फोर्स से गायब कर सकता है, उसको हम लोग ना लॉ ऑफ नथिंगनेस बोलते हैं। और नथिंगनेस की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है। ये दोनों पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होती हैं, और अगर ये दोनों पावर किसी एक बंदे के पास आ जाए ना, तो समझो उसको मैच करने वाला और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है फिर। क्योंकि क्रिएशन की पावर से वो अपनी फोर्स से ना किसी का एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, और नथिंगनेस की पावर से अपनी फोर्स से उसका एग्जिस्टेंस पूरे तरीके से मिटा भी सकता है, ताकि उसकी क्रिएट की हुई चीज कभी भी उसको टक्कर देने के लिए आगे ना आ पाए। मगर बहुत से जो डोंगो होते हैं उनके जो असूल होते हैं वो अपने भी होते हैं, और स्टूडियो के भी असूल अपने ही होते हैं। तो दोस्तों आगे चल के हम लोग को बहुत सी अलग अलग चीजें देखने को मिलती रहेंगी। इस वजह से ना अभी के हिसाब से जो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल पावर लगी है ना, वो यही दो लगी है। क्योंकि मैंने कई नॉवेल्स पढ़े जहाँ पे ना इन दो पावर्स को ऐसे देखा जाता है कि भाई ये सबकी बाप है। और मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूं, जिस जिस डोंगा या जिस जिस नॉवल के अंदर आप लोग को क्रिएशन गॉड या उसकी पावर देखने को मिली है ना, तो समझ जो उस डोंगा का ना आगे और कभी भी कोई और डोंगा नहीं आने वाला है, और ना ही कभी उसका नॉवल आने वाला है, क्योंकि वही उसका लास्ट नॉवल हो जाएगा फिर। क्योंकि क्रिएशन की पावर हर डोंगा हर नॉवल के अंदर एक लिमिट की तरह काम करती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि पूरे पूरे चाइनीज ट्रेडिशन को देख लो, बल्कि हर एक ट्रेडिशन को देख लो। इसके अलावा आप लोग ना अपनी राय भी मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग को ऐसी कौन सी पावर लगती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और फाइनल पावर हो सकती है, और उसकी रीजन भी लाजमी देना, क्योंकि मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, और फिर मैं अगली वीडियो में ना वही बात आपकी यूज भी करूंगा अगर बिल्कुल सही हुई या 100% करेक्ट हुई। और इसके अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार मैं ना बहुत से अलग अलग तरह के मांगा भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों अब मैं सोचूं कि मैं अपने थर्ड चैनल पे ना बहुत से अलग अलग और भी मांगा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग ना नीचे वो भी रिकमेंड करते रहा करो, लेकिन दोस्तों आप लोग ट्राई करो कि आप लोग ना मुझे ज्यादातर वही मांगा रिकमेंड करो जिसकी जो चैप्टर है ना मांगा की, वो अभी तक ना ज्यादा ना आए हो, क्योंकि फिर स्टोरी के साथ ना जो मैच होता है ना वो आराम से हो जाता है, और हम लोग ना स्टोरी को साथ साथ लेके चलते रहते हैं। और मेरा जो थर्ड चैनल है उसका जो लिंक है आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे ना मैं अलग अलग तरह की मांगा एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा ना दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी ना, जहाँ पे ना मैंने बताया कि युंची की सारी वाइफ में ना कौन सी वाइफ सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसके अलावा युंची के सारे एम्पायर को ना युंची के बाद कौन संभालता है, और सारी डिटेल भी दी है युंची की उस वाइफ की। और वो वाइफ और कोई नहीं बल्कि डेवल एम्प्रेस है। उसकी सारी डिटेल की जो वीडियो वो आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।